अनुक्रमानुपाती है। तो इस चित्र में दिखाया गया है गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि तीव्रता जो है गोले के पृष्ठ के अंदर जो होती है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, और बाहर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होती है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कूलाम का नियम बताया था। तो कूलाम के नियम में बताया गया था, जैसे यहाँ पर दो बिंदु आवेश लिए गए, एक Q1 और दूसरा Q2, बीच की दूरी है R। तो कूलाम का नियम बताया गया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको कूलाम के नियम में बताया गया था। तो वहां पर कूलाम के नियम के अनुसार जो सूत्र लिखा गया था वो सूत्र था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम के अनुसार सूत्र बताया गया था आपको। तो बल जो होता है वो एक सदिश राशि है, और यहाँ पर जो कूलाम के नियमानुसार जो बल ज्ञात किया गया है ये इसका अदिश रूप है। तो बल सदिश राशि होने के कारण इसका सदिश रूप जानना भी बहुत ही आवश्यक है, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले इसके फिगर को आप ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि यहाँ पर पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश दिया गया है Q2। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित जो बल है वो है F21, और आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो बल आरोपित हो रहा है वो है F12। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना दोनों अंकों में जो लास्ट वाला अंक दिया है, जैसे यहाँ पर लास्ट में अंक दिया है 2, तो यानी कि जो लास्ट में दिया गया है उस आवेश के कारण, और जो पहले दिया गया है उस आवेश पर निकालना। यानी कि 1-2 का मतलब है आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल। तो आवेश Q2 के कारण जो Q1 पर बल है वो 1-2 यानी कि F12 वेक्टर, और जो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है वो है वेक्टर F21, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है R। इसके बाद जो आवेश दिया गया Q1 वो बिंदु A पर है और आवेश Q2 बिंदु B पर है। तो यहाँ पे लिखा गया है सदिश AB, यानी कि A से B की दिशा का जो वेक्टर दिया गया है वो है R12 वेक्टर R12, और B से A की दिशा का जो सदिश दिया गया है वो है R21 वेक्टर। और इसके अलावा जो ये वेक्टर R12 दिया गया है इसका इकाई सदिश होता है R12 कैप, यानी कि अगर कैप लगा है तो इसको बोलते हैं इकाई सदिश, और R12 कैप का सूत्र होता है सदिश R12 बट्टे R। इसी तरह जो वेक्टर R21 दिया गया है इसका इकाई सदिश हो जाएगा R21 कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 बट्टे R। तो यहाँ पर कैप होने के कारण इसको बोलते हैं इकाई सदिश। तो यहाँ पर जो कूलाम का नियम दिया गया है, जब इसको हम लोग वेक्टर के रूप में लिखेंगे यानी कि सदिश रूप में लिखेंगे तो फिर ये सूत्र हो जाएगा F बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि सबसे पहले हम लोग आवेश जो निकाल रहे हैं वो Q1 के कारण Q2 पर ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे, अब Q1 से Q2 की दिशा का जो सदिश दिया गया है वो है R12, तो इसका मतलब और बीच की दूरी क्या है R। तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर और सदिश दिया गया है R12, तो इसका इकाई सदिश हो जाएगा R12 कैप, और ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब इसका मान 1 होता है और 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जा सकता है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ये हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके अलावा अब जब आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल ज्ञात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और यहाँ पर सदिश दिया गया है R21,
और इसका इकाई सदिश जो है वो है R21 कैप। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरणों में एक बात और भी ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है F21 यानी कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल। तो इसका जो सदिश दिया गया था वो था R12 यानी कि सदिश R12 की दिशा जो है बल F21 के सदिश के बराबर है, यानी कि सदिश F21 बराबर सदिश R12, इन दोनों की दिशाएं जो है वो समान है। तो इसीलिए यहाँ पर F21 और इधर आया है R12। इसी तरह तो ये जो दूसरा बल दिया गया है F12, इसकी दिशा में सदिश हो जाएगा R21, तो ये लिख दिया गया है। अब इसके बाद समीकरण 1 से तो हम लोग समीकरण 1 को लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R³ इंटू R12 वेक्टर। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा था R12 कैप इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मान होता है वेक्टर R12 बट्टे R। तो ये हो जाएगा R12 और बट्टे वाले R का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा R³। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसी तरह समीकरण 2 से तो समीकरण 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R³ इंटू R21 सदिश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। इतना हो जाएगा। तो ये जो समीकरण नंबर 3 और 4 आया है ये कूलॉम के सदिश रूप के समीकरण है। तो अब समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू बराबर -F21। इसका मतलब ये कि दोनों बल जो है वो परिमाण में समान हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं जो है वो विपरीत हैं। तो इस प्रकार इस नियम से हम न्यूटन का तीसरा नियम भी सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम जो था वो क्रिया प्रतिक्रिया, उसमें भी जो बल था वो परिमाण में समान होता था लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता था, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम जिसे बोलते हैं। तो उसी तरह कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर भी लागू होता है, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम वैद्युत बल के लिए भी सत्य होगा। तो अगला टॉपिक है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके कथन को जानने से पहले इसके चित्र को भली भांति समझ लेते हैं, तो फिर इसका कथन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये एक निकाय दिया गया है x अक्ष और y अक्ष। तो इस निकाय में कई आवेश लिए गए हैं, यानी कि आवेश Q1 Q2 Q3 Qn। तो यहाँ पर Q1 से लेकर Qn तक आवेश लिए गए हैं। तो इस निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, यानी कि अनेक आवेश उपस्थित हैं। तो जब किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित होते हैं तो उन सभी आवेशों में से किसी एक आवेश पर, यानी कि कोई भी एक आवेश ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिया है आवेश Q1, तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जैसे Q1 पर बल ज्ञात कर रहे हैं, तो Q1 पर जो बल ज्ञात करना है वो आवेश Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण और फिर Qn के कारण। तो इन सभी आवेशों के कारण जो बलों का सदिश योग होगा वो आवेश Q1 पर आरोपित होने वाले बल के बराबर होगा। तो अब इस चित्र की सहायता से अब इस कथन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए कथन देखते हैं। तो इसका कथन है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है।
तो जैसा कि अभी बताया गया था आपको कि निकाय में अनेक आवेशों, तो उस निकाय में अनेक आवेश दिए गए थे Q1 से लेके Qn तक, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, यानी कि जैसे कि हमने लिया था आवेश Q1 पर बल, तो किसी एक आवेश पर जो बल होगा वो अन्य सभी आवेशों के कारण बलों का सदिश योग होता है। जैसा कि दिखाया गया है कि F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1n वेक्टर। इसका मतलब F1 यानी कि आवेश Q1 पर लगने वाला बल सदिश बल, आवेश Q1 पर लगने वाला सदिश बल जो होगा वो आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले सदिश बल, फिर आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाले सदिश बल और आवेश n के कारण आवेश Q1 पर लगने वाले सदिश बल के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग उत्पत्ति जब करेंगे इसकी तो लिखेंगे कि माना निर्वात में स्थित n बिंदु आवेशों के किसी निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 इंटू डॉट डॉट Qn स्थित सदिशों क्रमशः R1, R2, R3, Rn। इसका मतलब जो आवेश दिए गए हैं, जैसे कि आवेश Q1 तो इसकी दूरी है वेक्टर R1, आवेश Q2 इसकी दूरी है वेक्टर R2, Q3 इसकी दूरी है वेक्टर R3, Qn और इसकी दूरी है वेक्टर Rn के शीर्षों पर स्थित है। माना आवेश Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित नेट वैद्युत बल ज्ञात करना है, यानी कि अन्य सभी आवेशों द्वारा जो बल आरोपित होता है आवेश Q1 पर वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आवेश Q2 के कारण Q1 पर, तो यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे अभी हमने आपको कूलाम के सदिश नियम में बताया था, जैसे यहाँ पे Q2 से Q1 लिखा गया है तो यहाँ पर इसका सदिश हो जाएगा R21, यानी कि आवेश Q2 से Q1। इसी तरह दूसरा आवेश है Q3 से Q1 तो इसको लिखेंगे हम लोग R31 वेक्टर, यानी कि सदिश R31। अब फिर ये है Qn से Q1 तो इसको लिखेंगे सदिश Rn1, यानी कि n से 1 की ओर दिशा है इसकी। तो अब सबसे पहले आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा F12 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर इंटू, अब R21 ये वेक्टर दिया है और इसका इकाई सदिश होगा R21 कैप, तो ये इकाई सदिश होता है और एक का गुणा किसी भी संख्या में किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग R21 वेक्टर का परिमाण और R12 वेक्टर का परिमाण, इन दोनों परिमाणों का मान समान होता है, इसलिए यहाँ पर R21 का स्क्वायर लिखा गया है, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू R21 इकाई सदिश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो फिर इसका सूत्र हो जाएगा F13 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे, यहाँ पर सदिश जो दिया गया वो R31 दिया गया है, इसको आप R13 भी लिख सकते हैं, अभी बताया गया था, और इकाई सदिश हो जाएगा R31 कैप। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद इसी प्रकार जो है आवेश Q1 के कारण Q1 पर बल ज्ञात करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा F1n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटे R1
एन स्क्वायर इंटू आर एन वन इकाई सदिश। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इकाई सदिश है और इकाई सदिश का गुणा किसी भी संख्या में कर सकते क्योंकि इसका मान एक मान के चलते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है F1 वेक्टर बराबर F1 2 वेक्टर प्लस F1 3 वेक्टर इंटू डॉट डॉट प्लस F1 n वेक्टर। तब यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3 से इनके मान रखे जाएंगे। तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर बराबर यहाँ पर F1 2 का मान, F1 2 का मान। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो तीनों समीकरण दिए गए हैं उन तीनों समीकरणों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। तो ये मैं पूरा जोड़ते वक्त ही सीधे कॉमन ले लूंगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसके बाद जब F12 वाला मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे R12 स्क्वायर इंटू R21 इकाई सदिश। फिर प्लस F13 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q3 बट्टे R13 स्क्वायर इंटू R31 इकाई सदिश। फिर प्लस डॉट डॉट और फिर F1n का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Qn बट्टे यहाँ पर हो जाएगा फिर R1n स्क्वायर और Rn1 इकाई सदिश। इतना हो जाएगा। इस पूरे समीकरण में आवेश Q1 सभी पदों में दिया है, यानी कि आवेश Q1 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब आवेश Q1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर बराबर Q1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बट्टे R12 स्क्वायर इंटू R21 इकाई सदिश प्लस यहाँ पे Q3 बट्टे R13 स्क्वायर इंटू R31 इकाई सदिश प्लस इंटू डॉट डॉट Qn बट्टे R1n स्क्वायर इंटू Rn1 इकाई सदिश। ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 वेक्टर बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 n सिग्मा I इज इक्वल टू 2 QI बट्टे R1 I स्क्वायर इंटू RI1 कैप। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। तो अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, यानी कि कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आवेश जो है Q2 Q3 Qn, यानी कि जो आवेश है वो 2 से लेके n तक लिखना है और सिग्मा लिखा गया। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिख दिया गया QI, यानी कि I की वैल्यू जो है 2 से लेके n तक आपको जोड़ना है। तो Q2 Q3 Q4 इसी तरह ये आवेश में I की जगह पे 2 से शुरू करना और कहां तक लिखना है आपको n तक, यानी कि Q2 Q3 Q4 इस तरह डॉट डॉट Qn तक। इसका मतलब ये Q के लिए हुआ। अब दूसरा यानी कि बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया था R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर R1n स्क्वायर, यानी कि पहला 1 शब्द में सेम था, बाद में फिर 2 3n। तो यहाँ पे भी 1i, यहाँ पर i की जो वैल्यू होगी वो आपको 2 से शुरू करना है, यहाँ भी 2 3 डॉट डॉट n तक लिखना है। इसी तरह जो इकाई सदिश दिया गया इसमें ध्यान दीजिए 2 1 3 1 n1, यानी कि लास्ट वाला 1 शब्द में सेम है, बाकी पहला अक्षर 2 से शुरू है और n तक जा रहा है। तो इसको लिखा गया फिर RI1। I का मतलब यहाँ पर भी जो मान होगा I का वो 2 से लेके n तक आपको ऐड करना है इकाई सदिश। तो ये बीजगणितीय रूप में लिख दिया गया है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। पहला क्वेश्चन है
एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबोत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होगा? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबोत प्रवेश करता है, तो उसका गति का जो पथ होगा वो कैसा होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋणावेशित कण होता है। तो ऋणावेशित कण होने के कारण इस पर जो उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो उसकी गति के लंबवत कार्य करता है। तो बल लंबवत कार्य करने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार हो जाता है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आवेशित कण होता है उसके भार को वैद्युत क्षेत्र में कैसे संतुलित करना है? तो इसका उत्तर है, यदि वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल कण के भार के बराबर और विपरीत होता है तो कण संतुलन की अवस्था में होता है। यानी कि जो आवेशित कण है उस पर जो वैद्युत बल कार्य करता है, यहाँ पर वैद्युत बल को लिखते हैं F बराबर QE से। तो आवेशित कण पर जो वैद्युत बल कार्य करता है, अगर उस बल का मान उस कण के भार के बराबर हो जाता है, तो कण के भार के बराबर होने पर और साथ ही साथ जो है उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। वैद्युत बल का मान तो कण के भार के बराबर होना चाहिए, लेकिन वो विपरीत होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू होती तो फिर कण जो है वो संतुलन की अवस्था में होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित होने का आशय बताइए। तो इसका उत्तर है, सामान्य अवस्था की तुलना में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी उसके धनावेशित होने को तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उसके ऋणावेशित होने को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि वहां पर धनावेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो फिर वहां पर ऋणावेश होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित होने का आशय बताइए। तो धनात्मक आवेशित होने का आशय, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और ऋणात्मक आवेशित होने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वैद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। तो वैद्युत आवेश के जो दो मूल गुण होते हैं, पहला होता है आवेश का संरक्षण और दूसरा होता है आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? तो क्वांटीकरण का जो मूल कारण है वह यह है कि वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है, यानी कि आवेश जो क्वांटीकृत है उसका मूल कारण बताना था। तो इसका मूल कारण यह होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं? यानी कि कूलाम के नियम की कौन कौन सी परिसीमाएं हैं? तो कूलाम का नियम दो स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए सत्य है। यानी कि कूलाम का नियम जो होता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, तथा आवेशों के बीच की दूरी r is less than 10 की पावर -15। यानी कि अगर जो दूरी है दोनों आवेशों के बीच की वो 10 की घात -15 मीटर से कम है तो उसके लिए फिर यह नियम सत्य नहीं होता है। तो इसकी दो सीमाएं थी। पहली सीमा थी कि दोनों वैद्युत आवेशों के लिए नियम सत्य होता है, स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए नियम सत्य होता है, और आवेशों के बीच की दूरी अगर 10 की घात -15 मीटर से कम है तो उसके लिए यह नियम सत्य नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो माध्यम का परावैद्युतांक K होता है उसकी परिभाषा ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप परिभाषा बना सकते हो इसे। देखो यहाँ पे दोनों बटे में दिए गए, बटे का मतलब होता है अनुपात। तो आप बोल सकते हो किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता
तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तथा इनकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो बल रेखाओं की संख्या होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है और जो बल रेखाओं की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।